एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 5th लेसन चल रहा है और आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड पैथोजन। पैथोजन समझ गए क्या होता? जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं अपन पैथोजन। और सबसे प्रमुख पैथोजन का नाम है फंजाई। किसके लिए? पौधों के लिए। उसका डिस्कस कर लिया। सेकंड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे पहले किसने खोज की? इसका जो स्टडी किया था उसका क्या नाम है? इसकी संरचना क्या है? कौन कौन से रोग फैलाता है? किस प्रकार के है? ये एक सिंपल इंट्रोडक्टरी है। इसका परिचय है जीवाणु का। आगे जाकर इसके पार्ट में दे रखे होंगे इसके रोग। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में, ये प्रोकैरियोटिक है। समझो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अपन ने फंजाई पढ़ा, उसमें ये नाम आया था यूकैरियोटिक और इसमें क्या नाम आया? प्रोकैरियोटिक। इसका अर्थ है कि इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। एक लाइन को पकड़ लो। और यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? केंद्रक अच्छी तरह से विकसित होता है और उस कोशिका के अंदर केंद्रक अलग दिखाई देता है और केंद्रक की चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत शुरुआत के सूक्ष्म जीव हैं, शुरुआती सूक्ष्म जीव हैं जिसमें सिर्फ एक कोशिका ही पाई जाती है। इसमें एक कोशिका पाई जाती है तो ये क्या कहलाएंगे? यूनिसेलुलर, एक कोशीय। यूनिसेलुलर, एसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक कोशीय, बहुकोशीय, ऐसे इंग्लिश में हिंदी में नाम आते हैं। ये तो इंग्लिश में ही लिखा है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल वॉल पाए जाते हैं इसमें और इनके जो विभाजन होता है वो द्विखंडन द्वारा। ये इनकी एक विशेष पहचान है। संख्या में जैसे इसके अनुकूल अवस्थाएं आएंगी वो कोशिका 2 भागों में बढ़ जाएगी और अलग अलग जीवाणु हो गए, फिर 2 भागों में बढ़ जाएगी। ऐसे इनमें बहुत फास्ट होता है, ये अपन डिस्कस किया। एक साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेनहॉक। उसने सबसे पहले जीवाणु को खोजा। कब? ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1676, 1676, बहुत पहले की बात है। ल्यूवेनहॉक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले किसकी खोज की? जीवाणु की। और उसको नाम दिया उसने एनिमलक्यूल्स। लेकिन उसके बाद के साइंटिस्ट आए, इसका नाम क्या कर दिया? बैक्टीरिया कर दिया। तो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम याद रखना है ल्यूवेनहॉक, जीवाणु की खोज की। एक बड़ा सिंपल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, कोशिका की खोज किसने की? सीधा क्वेश्चन पूछे कोशिका की खोज किसने की तो क्या आंसर होगा भाई? रॉबर्ट हुक। तो आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 9वीं में। सबसे पहले कोशिका किस में देखा? कॉर्क होता है उसमें देखा, लेकिन वो थी डेड कोशिका, मर्द कोशिका, मरी हुई कोशिका। समझ रहे हो आप? अगर ये पूछे लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, किसने देखा, किसने खोजा, तो क्या नाम आना चाहिए अपने पास? सबसे पहले लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज की। साइंटिस्ट के नाम ल्यूवेनहॉक। 2 कार्य किए इसने महत्वपूर्ण, बैक्टीरिया की खोज की और लिविंग सेल की खोज की। ये तो उसका था इंट्रोडक्टरी। अब अपने को सिर्फ प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। और एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ टीजे ब्रिल। टीजे ब्रिल ने 1878 में सबसे पहले नाशपाती में रोग को देखा। उसका नाम उसने रखा फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ये इंग्लिश में आता है फायर ब्लाइट ऑफ पियर। फायर का मतलब अग्नि, ब्लाइट अंगमारी, जो अपन बात कर रहे हैं झुलसा हुआ, ये नाशपाती में दग्ध अंगमारी, दग्ध अंगमारी किसने खोजी? टीजे ब्रिल ने। कब? 1878। ये आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे अपने क्रम से हिसाब से। ये सबसे पहला रोग था जो जीवाणु द्वारा पादपों में देखा गया। सबसे पहला कवक द्वारा रोग था आलू में पछेती झुलसा रोग, जो पौधों में देखा गया। और ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला डिजीज किसमें? प्लांट में। उसका नाम है फायर ब्लाइट ऑफ पियर, नाशपाती का हमारे रोग। ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, उस जीवाणु की जाति का नाम था इरविनिया
अमाइलोबोरा, इरवीनिया, आपकी बुक्स में भी लिखे होंगे नाम, इरवीनिया, ये आगे नाम आएंगे, थोड़े नए नाम होते हैं। अब इसकी क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इनमें गुण पाए जाते हैं जीवाणु की कोशिका, ये तो आपको पता लगा। एक कोशिक जीव है, इसका क्या हुआ, सिर्फ पूरी एक कोशिका है वही जीवाणु है, बस जो कुछ करना उस एक कोशिका ही करना है। और उसमें भी देखो आप, ये केंद्रक नहीं है, जो कुछ है वो बिखरा हुआ मामला है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके चारों तरफ जो सेल वाल है बड़ वो काफ़ी मजबूत दृढ़ होती है, जो उसको पूरी अंदर वाले मटेरियल को बना के रखती है। सेल वाल इसकी काफ़ी मजबूत होती है। यहाँ स्टार्ट करेंगे, क्या है देखो, ये तो अपने डिस्कस कर लिया, एक कोशीय। प्रोकैरियोटिक भी डिस्कस कर लिया, क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लर्न करना है, इसकी सेल वाल। पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती, म्यूरिन, ये नाम आपके हर बुक्स में मिलेगा। अब इनको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फंजाई की सेल वाल किससे बनी हुई है, फंजाई की पूछ रहे हैं, तो काइटिन और सेलुलोज की अपन डिस्कस किया, काइटिन और सेलुलोज की। ये इसमें भी दो नाम, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की, इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, सेल वाल, और ये बड़ी मजबूत होती है। अगला एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता, नहीं पाया जाता, तो जो श्वसन का जो स्थल है वो एक विशेष संरचना है, इसको बोलते हैं मेजोसोम। एक इनके अंदर एक ऐसी अलग संरचना सी बन जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ही होता है अगर आपने थोड़ा सा दिमाग, लेकिन सिर्फ दो ऐसी कोई संरचना बन जाएगी, और वो कार्य क्या करेगी, रेस्पिरेशन का, श्वसन का, किसमें, जीवाणु की कोशिका के अंदर। जीवाणु की कोशिका ही जीवाणु है, और इसको कहते हैं मेजोसोम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीवाणु में श्वसन कहाँ होता है, श्वसन स्थल क्या है, मेजोसोम। सेल वाल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की, और ये स्पेशल विकसित हुए हैं इसके लिए, सिर्फ श्वसन के लिए। और ये आपने खूब पढ़ा होगा कि किसी भी सेल के अंदर राइबोसोम महत्वपूर्ण है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। किसी भी लिविंग सेल में ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि के लिए, या मानव के लिए, या किसी भी जंतु के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन, और प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इनकी एक साइज बताई गई है 70S, ये गुणन 17S लिखा होगा नोट्स वगैरह में, 17S के पाए जाते हैं। इतना याद रखना, राइबोसोम होते हैं 70S के होते हैं। ये सामान्य इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद देखो, दो प्रकार के जीवाणु हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे, दोबारा भी लिखा, दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। एक का नाम है ग्राम नेगेटिव और एक है ग्राम पॉजिटिव। एक साइंटिस्ट था, अभी इसका डिस्कशन करेंगे, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस की बजाय यहाँ कर लेंगे। कुछ तो होते हैं ग्राम नेगेटिव और कुछ होते हैं ग्राम पॉजिटिव। इनके एग्जाम्पल याद करने हैं, जेंथोमोनास, सुडोमोनास, इस तरह के नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। कुछ होते हैं ग्राम नेगेटिव, कुछ होते हैं ग्राम पॉजिटिव। कोशिका सेल स्टेन के द्वारा इन्होंने बांटा गया था, अभी इसके डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप देखो इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। कोशिका या सेल की मॉर्फोलॉजी का मतलब पूरा उसकी आकारिकी क्या है, कैसे, और आकारिकी और इसकी सेल, ये आपकी बुक्स में भी अच्छी तरह से दिया गया है। और कोशिका को अच्छी तरह से आपको डायग्राम बना के लर्न करना है। अपने यहाँ ये देखना है, देखो मोस्टली रोड शेप, रोड का छड़ होती है, छड़ी नुमा रोड शेप ज़्यादा होती है, डंडे की तरह। ज़्यादातर जीवाणु कोशिकाएं समझ गए, एक ही कोशिका है वही जीवाणु है। किस प्रकार की होंगी, रोड शेप। इनका आकार दे रखा है
2 से लेकर 2.5 माइक्रोन मीटर, ये जो है माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रोमीटर, ऐसा जो निशान है ना ये माइक्रोमीटर, मिलीमीटर mm होगा, ये माइक्रोमीटर है, छोटे हैं। 10⁻⁻⁶ ये इसको बोलते हैं माइक्रोन, यानी 10⁻⁻⁶ है, छोटे, बहुत छोटे आकार के, देख नहीं सकते। और चौड़े कितने हैं? सिर्फ 0.5 माइक्रोन मीटर, ये भी याद करना। इनकी जो शेप है, आकार है, इनको 4 भागों में बांटा गया है और उनके नाम से ही आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या नाम दिए। देखो पहले वाले का कोकाई, और इन्हीं के साथ जो भी जीवाणु कोकाई हैं उनके साथ कोकस लगा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, इस तरह से आगे अगर आप लर्न करेंगे। कोकाई का अर्थ है गोलाकार। अगर कोई गोल संरचना इसमें आपको दिखाई गई है, इस तरह की कोई गोल संरचना है, यानी एक ये है, ये एक सेल है और ये जीवाणु है, इस तरह के जीवाणु हैं, वो कहलाते हैं कोकाई। इंग्लिश में कोकाई याद रखना है, गोलाकार कोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस नाम सुना होगा, ठीक है, कोकाई। दूसरा रोड शेप या बेसिलस, आपने देखा होगा दूध से दही बनाते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोसोलैक्टिस या लैक्टिस बेसिलस, ऐसे नाम सुने होंगे। वो क्या हैं? इनके नाम से ही है ये बेसिल, बेसाई, बेसिली, रोड शेप। ये देखो ये रोड शेप, यानी एक छड़ी की तरह दिखाई देंगे, डंडे की तरह गोल, जैसे पैन है ना इस तरह का डंडे, वो राउंड होंगे। थर्ड वन स्पेरिकल, स्पाइरल, सर्पिलाकार, स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं ना आप, जैसे कोई कहते कोई नोट्स के या कोई किताब के ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं ना, वो इसका अर्थ है, या सर्प की तरह, सांप देखा क्या आपने ऐसे ऐसे। और ये है लास्ट वन विब्रियो, एजा फैलाते हैं, अगर आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा लोग, विब्रियो। विब्रियो जो कोमा लगाते हैं ना अपन ऐसे, उल्टा कोमा मारता ऐसे, अब देखना आराम से इसको समझना, आप बुक्स में बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोकाई गोलाकार। सेकंड वन बेसिलाई, बेसिली, रोड शेप, रोड की तरह, डंडे की तरह। स्पाइरल सर्पाकार, टेढ़ी-मेढ़ी सर्प की तरह। और लास्ट वन विब्रियो, जिसको अपन कोमा बोलते हैं। ये 4 प्रकार इसके दिए गए यहाँ पे बुक्स में, और यहीं को थोड़ा डिटेल में बताया गया। अपन शॉर्ट में ये 4 नाम याद हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के शेप, किस प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद ये आपको आपकी बुक्स से देखकर जो उसका डायग्राम है, उस किसका डायग्राम, इसकी सेल का एक स्ट्रक्चर पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, और यही इंपॉर्टेंट है। ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का। कई दफ़ा आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है, या रख दिया जाता है, या बोल दिया जाता कि प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाइए। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है? जीवाणु सेल ही प्रोकैरियोटिक है। क्यों? एक कोशीय है। तो आपको अच्छी तरह से उसको देखना है, उसमें सभी चीज़ें दिखाई गई हैं, सिर्फ केंद्रक नहीं होता, केंद्रक की तरफ वो नहीं होती, बाकी जो भी थोड़े बहुत मोस्टली सभी चीज़ें पाई जाती है उसमें। हाँ, ट्रिपल लेयर अच्छी मजबूत सेल वाल होगी, बाहर की जो कोशिका भित्ति है वो मजबूत हो। चलने के लिए कुछ दागिनुमा संरचना होंगी, उनके नाम फ्लैजेलालक नाम होंगे, चलने के लिए निकली हो गया। फिजन टुकड़ों में बढ़ जाएगा, विखंडित हो जाएगा। विखंडन 2 भागों में द्विखंडन होता है, एक समान 2 खंडन। आपको पहले बताया था, बिल्कुल ये कोशिका थोड़ी बड़ी होगी, और यहाँ से ये जो अंदर वाला केंद्रक तो नहीं है, लेकिन सेंटर वाला केंद्रक का जो हिस्सा है वो आधा बढ़ जाएगा थोड़ा सा, फिर ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, ऐसे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि ये 4 नाम हैं, इनके आकार के आधार पर
आकार बता दिया है, सिर्फ कोशिका का नाम लें या जीवाणु का नाम लें एक ही बात है। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो डिस्कस कर रहे थे, एक साइंटिस्ट का नाम है H.C. ग्राम, साइंटिस्ट का ही नाम है ग्राम, और उसने क्या देखा 1884 में स्टेन के द्वारा, स्टेन को हिंदी में बोलते हैं अभिरंजन, स्टेनिंग की, स्टेन के द्वारा उनको दो भागों में बांटा। एक स्टेन आता है वोलेट स्टेन, यानी कलर मान लीजिए वोलेट कलर, ये कलर है ना वोलेट कलर टाइप, जैसे मान लीजिए ये कोई इंक है, ये डाली अपने किसके ऊपर डाली, उस कोशिका, पानी लेके कोशिका पर डाली, कोशिका ही क्या है जीवाणु। उस थोड़ी देर के बाद उस पूरी सेल को अपन ने वाश किया अल्कोहल से, एक बार समझ, अल्कोहल से वाश किया तो कुछ जीवाणु की कोशिकाओं तो वापस पूरा का पूरा वाश हो गया, यानी कि उसका रंग नहीं उस पर चढ़ा, वापस पहले था वैसा हो। कुछ कोशिकाओं में देखा गया कि जो अपने स्टेन डाला था, रंग डाला था, वो रंग वैसा का वैसा है। जिसके ऊपर ये रंग है वोलेट कलर स्टेन पाया गया, वो स्टेन वाले तो जिस पर कलर है वो तो पाए गए पॉजिटिव कहा, और जिस पर वो स्टेन वाश हो गया धोने के बाद नहीं मिला, उसको कहते हैं अपन ग्राम निगेटिव। इसी के नाम से, ऐसी ग्राम के नाम से, इसलिए इसको शॉर्ट में समझाया गया स्टेनिंग के आधार पर। स्टेनिंग समझ गए ना आप, उस कोई वोलेट स्टेन आता है वो उसको डालने से और उसके बाद उसको वॉश किया, वॉश किससे किया अल्कोहल से, और उसके बाद देखा कि कुछ बैक्टीरिया सेल में तो स्टेन वैसा का वैसा है और कुछ में वॉश आउट हो गया, साफ हो गया। जो जिसमें कलर चढ़ गया, ये मान लीजिए वो तो क्या है ग्राम पॉजिटिव, और जिसमें कलर नहीं चढ़ा होगा, ये किसके आधार पर है, इतना याद रखना। जीवित जीवाणु कोशिकाओं को अभिरंजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अभिरंजन को इंग्लिश में कहते हैं स्टेनिंग, अकॉर्डिंग टू स्टेन, स्टेन का अर्थ धब्बा, दाग, स्टेन लग जाता। और अपने साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ही उसने अपने दो नाम दे दिए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। ये आपकी बुक्स में डिफ्रेंशिएट है, इसका अंतर वाला क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट करना, दो भागों में बांट के डिफ्रेंशिएट किया गया है कि भाई शॉर्ट में समझ लिया आप, इनकी जो सेल वाल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। टिकोइक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है, ये नाम याद करने, टिकोइक एसिड होता है प्रेजेंट होता है, और ये एग्जाम्पल 2 या 3 दिए गए हैं। जनरली ये बहुत कम पादप रोग फैलाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं जिस पर स्टेन पाया गया, ये अपने पादप रोगों के लिए नुकसानदायक कम है, रोग कम फैलाते हैं, लेकिन सेल वाल मोटी होती है, टिकोइक एसिड पाया जाता है इसमें, और ये एग्जाम्पल हैं थोड़े बहुत रोग कम फैलाते हैं। क्लेवेक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बेसिलस आपके बुक्स में दे रखे होंगे। नेक्स्ट वन ग्राम निगेटिव, कौन से ग्राम निगेटिव वाले, जिसमें स्टेन बना हुआ नहीं रहा, साफ हो गया, वाश हो गया, उनको अपने कहा ग्राम निगेटिव। वाश क्यों हो गया, झिल्ली पतली थी, धुल गए, पतली झिल्ली का अर्थ क्या होता है, उसके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, समझ गए, डिफ्यूजन विसरण की गति हो सकती है ये। नेक्स्ट वन टिकोइक एसिड, इसमें एब्सेंट होता है, और ये सबसे अधिक पैथोजन है प्लांट में। मोस्टली जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कौन से रोग फैलाने वाले, वो ज़्यादातर होंगे, कुछ को छोड़कर ज़्यादातर होंगे ग्राम निगेटिव। सिंपल क्वेश्चन आता है, जो रोग फैलाते हैं पादपों में, पौधों में, वो जनरली होते हैं ग्राम निगेटिव। इसके एग्जाम्पल हैं सुडोमोनास, जेंथोमोनास, इरविनिया। इरविनिया जो सबसे पहले खोजा गया था वो किसमें, नाशपाती वाला, वो उसका वंश है। जेंथोमोनास, सुडोमोनास, सबसे अधिक ये रोग फैलाते हैं जेंथोमोनास। आगे आपके बुक्स में बार बार नाम आएगा जेंथोमोनास, जेंथोमोनास, इस तरह से। ये दोनों समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता। अब अपने को ज़्यादा एम्फेसिस किस बात पर देना है कि ऐसे कौन से जीवाणु के वंश हैं, कौन सी जनेरा हैं एक क्रिया की जो प्लांट में डिजीज या रोग पैदा करते हैं, जिसको अपन कहते हैं पैथोजन।
ये आपको थोड़ा समझना है। बाकी इसमें ये दे रखा है जीवाणु का विभाजन कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे किया गया है, इनका वर्गीकरण दिया गया है। अपने जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम की चीज़ वो है कि कौन कौन से ऐसे जनेरा हैं जो अपने प्लांट्स में रोग पैदा करते हैं। ये जनेरा के नाम दे रखे भैया, ये आप पौधों के नाम दे रखे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इनके नाम हिंदी में ज़ैंथोमोनास, नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस में कैंकर रोग नाम सुना ने, ज़ैंथोमोनास सिट्राई द्वारा होता है, सबसे भयंकर होता है। पी साइलेंट होता है इसमें, सूडोमोनास, ये जो नाम दिया ना इसमें पी नहीं बोला जाता, सूडोमोनास। इरवीनिया, इरवीनिया, क्लेविबैक्टर, ये 2-3 बार आप ढंग से पढ़ोगे याद करोगे तो होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एग्रोबैक्टीरियम, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं एग्रोबैक्टीरियम, यानी कि ये जो नाम आएंगे ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में इन्हीं के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा पौधे में कौन सा जीवाणु जाति रोग फैलाने वाली है और उस रोग का क्या उपचार है, क्या नियंत्रण है, क्या प्रबंधन है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपने को इतना याद रखना है कि ऐसे नाम, कौन से नाम है जीवाणु के। कल अपने कुछ बात की, अरे आपके 1-2 नाम याद हो, फंजाई वाले नाम याद किए, कुछ फंजाई हैं तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है। ये एग्जाम्पल फंजाई के, फिजेरियम है, पैक्सीनिया है, एल्ब्यूगो है ने, आपने ये नाम सुने होंगे सभी तरह के, क्लोट्राइकम है, फाल्केटम, ये नाम सभी किसके थे, फंजाई के। ये किसके हैं, जीवाणु। अब लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण इसमें दिया गया, सभी जीवाणु नुकसान नहीं करते, लगभग 32 वंश ऐसे हैं, 32 वंश आपके बुक्स के अकॉर्डिंग 32 जो प्लांट्स में रोग फैलाते हैं। जहाँ कहीं आपके बुक्स में लिखा होगा उसको आप देख लेना। लगभग अभी तक बहुत से खोजे गए, उसमें 32 वंश को इंग्लिश में जनेरा बोलते हैं, इतने वंश हैं, इतने खोजे गए हैं जो जनरली कहीं न कहीं किस पौधे में रोग फैलाते हैं। लेकिन कुछ बेनिफिशियल भी हैं, कुछ बेनिफिशियल भी हैं, ये अपन बात कर रहे हैं। बेनिफिशियल का एग्जांपल इसने 3-4 दिए हैं प्लांट के बेनिफिशियल के लिए, अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल में आता है कौन सी जाति, राइजोबियम जाति के जीवाणु। ये राइजोबियम स्पीसीज है, इसको ऐसा कैसा लिखा जाता है, हिंदी में लिखेंगे चाहे इंग्लिश में लिखेंगे, राइजोबियम। और इस पर अपन ने खूब डिस्कस कर लिया। ये क्या करते हैं भैया, दलहनी फसलों की जड़ों में रहकर सहजीविता अपनाते हुए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, बहुत बार अपन डिस्कस कर लिया। क्या करते हैं, रहेंगे किसमें, सिम्बायोटिक में रहेंगे। एक बात, किसके सिम्बायोटिक में रहेंगे, लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स कौन से होते हैं, दलहनी फसलें, जड़ों में रहेंगे और उस पौधे से क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे और उसको बदले में क्या देंगे, एन का स्थिरीकरण करते हैं। एन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु कौन से हैं, राइजोबियम। इनमें भी वही पाया जाता है, इनमें भी वही पैरासाइट होंगे, ज़्यादातर पैरासाइट होंगे, चाहे ऑब्लिगेट पैरासाइट हो, फैकल्टेटिव पैरासाइट हो, या सेप्रोफाइट होंगे कुछ, या म्यूचुअल को कहा जाता है, ये सिम्बायोटिक होंगे, सहजीविता वाले। इसलिए उस चीज़ का बार बार जिक्र नहीं आएगा क्योंकि खुद तो कुछ है ही नहीं। क्या है, खुद सिर्फ जीवाणु है तो किस पर, पैरासाइट के ऊपर रहेंगे, दूसरे पौधे पर, मानव पर कहीं न कहीं रहेंगे। इसलिए लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाभदायक में राइजोबियम, याद रखिएगा नाम। एक नाम और है जो लाभदायक भी है, एग्रोबैक्टीरियम। ये आपके पहले या दूसरे पार्ट में आएगा जहाँ पर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट नया चल रहा है मामला। क्या चल रहा भैया, किसी प्लांट्स के या किसी मानव के जेनेटिकली चेंज करके नया कुछ तैयार कर लें, यानी ऐसी नई वैरायटी तैयार कर लें
जिसके अंदर उसके आनुवंशिक कोड में, जेनेटिक कोड में अंतर करके, जैसे बीटी कॉटन, नाम सुना होगा आपने, बेटी कॉटन कर लिया, या फ्लेवर सेवर टोमेटो में, ऐसे कुछ ऐसे पौधे को भी चेंज कर दिया। पोमेटो, आप सुना पोमेटो, नीचे तो जमीन में तो क्या लगे, आलू, तो उसी पौधे के ऊपर क्या लगे, टमाटर। एक ही पौधा उगाया, सब्जी बनानी है, खोद के क्या निकाल लिया, पोटैटो, ऊपर एक टमाटर तोड़ के ले आए, रेटिंग दे देंगे। तो उसका अर्थ क्या हुआ, क्रोमोसोम में कोई इनको चेंज करना पड़ता। ऐसे टोमेटो आगे जिसमें फ्लेवर से, और उसकी खुशबू, बाहर वाला जो सेल वाल है वो मजबूत होता है, कोशिका भित्ति। बीटी कॉटन, कपास में आ गया बीटी कॉटन। तो जो जेनेटिक मटेरियल को कैसे पहुंचाएं अंदर और बाहर, जेनेटिक मटेरियल को स्थानांतरित करने के लिए एक विशेष प्रजाति के जीवाणु काम में लिए जाते हैं। उस जाति के जीवाणु का नाम है एग्रोबैक्टीरियम, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड एक स्पेसिफिक फीचर है इसकी, और इसकी वजह से ही ये क्या कर सकते हैं, नीचे लिखा भी होगा, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक मटेरियल को स्थानांतरण करने के काम में लिया जाता है। जेनेटिक मटेरियल को स्थानांतरण करने के काम में लिया जाता है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, प्रकृति में या प्राकृतिक रूप से आनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है। ये नेचर के इंजीनियर हैं। कौन से इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर हैं, किसके, नेचर के, प्रकृति के।